सभी को कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई हो रही है। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास में जिसका केवल आप नाम जानते हो और हमारी पुस्तकों में उसका केवल एक नाम लिखा हुआ है। उसके बाद का आपको पढ़ाया नहीं गया है क्योंकि आपकी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। आप सब जानते हैं कि जो पुर्तगीज थे मीन्स पुर्तगाली भारत में 1498 में आते हैं और आज़ादी के बाद जाते हैं 1900 कब जाते हैं 1961 में। आपका सबसे पहले आए सबसे बाद में गए। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा आते हैं। एक यात्री के तौर पर उनको जाना जाता है, बट वो यात्री साम्राज्यवादी था। वो दूसरे क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और आधिपत्य स्थापित कर व्यापार में मोनोपोली चाहता था। और पोप के आदेश से, जैसा कि पोप ने आदेश दिया था पुर्तगाल को कि आप जो है जाओ पूर्व में और अपने धर्म का प्रसार करो, सबको ईसाई बना दो। तो वो धार्मिक उद्देश्य प्लस वाणिज्यिक उद्देश्य, दो उद्देश्यों से प्रेरित था। और आप सबको पता भी है कि जब ये आते हैं तो ये कालीकट के तट पर आपका बंदरगाह है, वहां सबसे पहली बार आते हैं। और वहां के शासक कौन है? कौन है वहां के शासक? जमोरिन। बस हम इतना पढ़ते हैं कि जमोरिन का स्वागत किया, बट जमोरिन कौन है, जमोरिन का इतिहास क्या है, बस जमोरिन पढ़ा और हमारा काम खत्म। ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ भी कि केवल जमोरिन जानते हैं। बट जमोरिन तो बेसिकली आपका एक टाइटल है, एक उपाधि है। ये भी आप जानते हैं कि एक टाइटल है, एक उपाधि है। बट ये उपाधि थी किसकी? ये उपाधि मन विकर्मा की थी। सबसे पहले जो जमोरिन हुए हैं, जो इनका नाम आप जानते हैं, वो थे मन विकर्मा। तो बेसिकली पहले जमोरिन जो थे मन विकर्मा ये हुए हैं। पहले जमोरिन थे मन विकर्मा। अब ये जमोरिन, ये तो एक नाम हुआ, बेसिकली थे कौन, किस जाति के थे, कहां से इनका ओरिजिन देखा जाता है? तो ओरिजिन में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इतिहास में आप देखते हैं चेरों के बारे में सुना होगा। संगम काल में आपने चेरों के बारे में सुना होगा। उनका जो है आपका यूरोप के साथ व्यापार के बारे में सुना होगा, रोमन व्यापार खास करके। रोमन बस्ती भी पाई गई है रिकमेडू में, वो भी आप सुनते हैं, है ना? तो रोमन व्यापार भी सुना है, चेरों के बारे में भी सुना है। तो चेरों को जो 12वीं सदी में कोडुंगलूर के चेर थे, दक्षिण भारत में कोडुंगलूर के चेर, ये उन्हीं की एक शाखा थे। किसके थे? कोडुंगलूर के चेर, उन्हीं की एक ब्रांच थी। धीरे धीरे ये वहां पर स्थापित हुए। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको कहते हैं, उसके साम्राज्य के पतन से दो प्रमुख साम्राज्य उभरे। पहले छोटे राज्य के तौर पर, फिर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो उसमें से एक था प्रमुख विजयनगर। 1300 कब था ये? 36 में। तो विजयनगर का जो उभार था
ये किसके पतन के साथ है? मोहम्मद बिन तुगलक की जो सत्ता है उसका पतन हो रहा है और विजयनगर और बहमनी दो साम्राज्य विकसित हो रहे हैं। किस तरफ? दक्षिण भारत में। तो विजयनगर आपका एक बड़ा साम्राज्यवादी शासक था। जब भारत में बाबर आता है तो वो भी कहता है कि दक्षिण में विजयनगर एक प्रमुख शासक है। अपनी आत्मकथा में वो इसका वर्णन भी करता है विजयनगर का, और कृष्णदेव राय को वो बड़ा शासक बताता है। अब विजयनगर दक्षिण भारत को जीत रहा है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम्पी का एरिया है, कर्नाटक का जो एरिया है, अगर आप नीचे के क्षेत्र को नहीं जीतोगे तो आपका साम्राज्य स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए वो क्या करता है, नीचे के क्षेत्र में जो केरल है उसको जीत लेता है, केरला को जीत लेता है। केरला को जीतने के बाद में दिक्कत ये है कि एक युग है, एक एरा है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो वहां पर ये अपने नायक एस्टेब्लिश कर देता है। क्या करता है? नायंकर, जिसको हम क्या कहेंगे? नायंकर सिस्टम। नायंकर एस्टेब्लिश कर देता है, नायक कह लीजिए किस्म से। नायक बेसिकली सेना के अधिकारी थे और राजा उनको क्या कर रहा है? उनकी सेवा के बदले भूमि का टुकड़ा दे रहा है, एक लैंड दे देता है कि आप यहां से क्या कीजिए? प्रोडक्शन कीजिए, अपनी सेना का खर्च उठाइए, बचत कीजिए और कुछ रेवेन्यू विजयनगर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां भी भेज दीजिए। तो इससे क्या हो रहा है? विजयनगर जो है आपका यहां अपना आधिपत्य बनाए हुए है, बट वो आधिपत्य तब तक है जब तक केंद्रीय सत्ता मजबूत है। जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो ये नायक जो हैं खुद सामंत हैं, जो भूमि पर डिपेंड हैं, जो हेरिडिटरी है, वंशानुगत है। तो ये क्या करेंगे? स्वयं जो है शक्तिशाली हो जाएंगे और स्वयं स्वतंत्र शासक बनना शुरू कर देंगे। यही हुआ विजयनगर के साथ। जब विजयनगर का पतन हुआ तो यही जो नायर थे, नायकर या नायर हो गया, फिर इन्हीं नायरों को एक जाति थी एराडी। क्या जाति थी? एराडी जाति। इसी एराडी जाति में आपका कोझिकोड यानी कि कालीकट, वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस भाग में, केरल के इस भाग में अपना साम्राज्य स्टेब्लिश किया। और इसी जो सामंत थे ये, यानी कि विजयनगर के सामंत थे बेसिकली, इन्होंने जब अपना साम्राज्य स्टेब्लिश किया तो इन्होंने एक पदवी या उपाधि जमोरिन धारण कर ली। समझ में आया कि जमोरिन कैसे आपका ये टाइटल आया? अब इनके बारे में जो है सबसे पहले आपका केरल के जो इतिहास है उसके बारे में हमें सबसे पहले तुहफत उल मुजाहिदीन एक पुस्तक है केरल के इतिहास पर, पहली पुस्तक है केरल की हिस्ट्री पर, और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में। बट इसके राइटर का नहीं पता। जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रिन सी, जो सागरों के बारे में सब कुछ बताती है प्राचीन काल में, उसके लेखक का नाम नहीं पता, अज्ञात है। लेखक आ जाए तो आप क्या कहेंगे? अज्ञात। अज्ञात ऑप्शन में मिलेगा। आप ये मत सोचना कोई नाम है अज्ञात मीन्स पता ही नहीं है। सेम यहां है, पता ही नहीं है कौन राइटर है, बट बहुत ऑफिशियल जानकारी है। और इसी में जो है आपका बताया जाता है कि कैसे पुर्तगीज अपना अधिकार जमोरिन पर जता रहे हैं। कैसे पुर्तगीज जो है आपका जमोरिन को, यानी कि केरल के तट को, कालीकट को अपना एक उपनिवेश बनाना चाहते हैं। पुर्तगाली आते हैं और कैसे अपना व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब पहली बार आते हैं वास्को डी गामा तो स्वागत होता है,
जब 1502 में दोबारा आते हैं तो कहते हैं कि भाई जो अरब सागर के तट पर जितने भी तुर्की, अरबी, मुस्लिम व्यापारी हैं और जितने भी वेनिस के व्यापारी हैं, इन सबको निकाल दो। बेसिकली वो जेनेवा के व्यापारी थे। तो इटली में भी जेनेवा वेनिस के अंदर टकराहट है, यूरोप में भी जेनेवा वेनिस में टकराहट है। जेनेवा का व्यापारी चाहता है कि वेनिस का व्यापारी व्यापार से बेदखल हो जाए, और वेनिस का व्यापारी चाहता है कि जेनेवा का व्यापारी आधिपत्य ना जमा पाए, क्योंकि पहले आधिपत्य वेनिस का है। तो वो कहते हैं कि इन सबको निकाल दो और ईसाई धर्म के प्रचार में सहायता दो। बट इस बात से आपका कौन मना कर देते हैं? जमोरिन मना कर देते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। जब पहले से व्यापार हो रहा है और व्यापार बहुत सही ढंग से चल रहा है, तो फिर मना क्यों किया जाए? और यहीं से जमोरिन और पुर्तगीज के बीच में झड़प स्टार्ट हो जाती है। बट आरंभिक झड़प होती है, जमोरिन परास्त होते नहीं। क्योंकि आपको एक अच्छी बात यह है जानने को मिलेगी कि भारत की पहली जो कोस्टल नेवल डिफेंस क्रिएट करने का जो आपका श्रेय है, जैसे मोदी जी ने अभी आपका नौसेना का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति जो महाराज हैं आपका शिवाजी, उनसे जोड़ के नौसेना का। तो यहां आप अगर देखेंगे तो वास्तव में पहली जो आपका कोस्टल नेवल डिफेंस सिस्टम क्रिएट करने का अगर श्रेय जाता है तो वो जमोरिन के मरक्कर को जाता है। मरक्कर एक टाइटल था, जैसे एडमिरल होता है, जैसे एडमिरल होता है वैसे एक टाइटल था। अब ये लोग नौसेना में इतने निपुण हो कैसे गए? आपको ये भी देखना होगा कि ये नौसेना में निपुण कैसे हुए। पहली बात यह कि नौसेना में निपुण होने के लिए इनके पास एक सबसे अच्छा काम क्या था कि इनका समुद्री व्यापार बहुत मजबूत था। वे नौसेना में तभी मजबूत होंगे जब आपको उस प्रकार की जानकारी होगी, उस चीज को आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो नौसेना में नेवल में इनका व्यापार बहुत ज्यादा था, समुद्र में व्यापार बहुत ज्यादा था। और जिसका प्रमाण हमें कौन दे रहा है? 1293-94 में 1293-94 में मार्को पोलो जो है आपका, ये खुद मार्को पोलो बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपका इब्न बतूता जो मोरक्को के आपका यात्री थे, रहला जिसके बारे में बताते हैं कि लिखा उन्होंने, और वो मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से चीन गए थे। उन्होंने यहां भी यात्रा की थी और उन्होंने खुद बताया है कि जमोरिन का व्यापार चाइना के साथ बहुत फ्लोरिश था, बहुत फ्लोरिश था। पीकिंग, नॉनकिंग वगैरह के जो क्षेत्र थे, इनके व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इब्न बतूता बता रहे हैं। इवन की आपका बाद में एक आपका आते हैं मुहान, है ना, एक आपका लेखक हैं, क्या चाइनीज यात्री हैं मुहान, तो वो खुद बता रहे हैं कि इनका चीन के साथ व्यापार था। तो इनका नेवल में काम पहले से ही था। भाई समुद्र व्यापार तो तभी तो होगा जब आपके पास कुछ ना कुछ नौसेना हो जो समुद्री लुटेरों से आपकी रक्षा कर पाए। जो पायरेट ऑफ द सी होते हैं, हर समुद्र में पाए जाते हैं, आज भी हैं। उन समुद्री लुटेरों से रक्षा कौन करेगी? तो नौसेना ही करेगी। और आपके जो जहाज होंगे वो भी मजबूत होंगे, तो ही तो व्यापार कर पाएंगे। भारतीय जहाजों की विशेषता ये होती थी, जो पानी वाले जहाज होते थे, कि वो सिले हुए होते थे, और बाकी के जो जहाज होते थे यूरोपीय, वो कील डाल के, फट्टों में कील डाल देते थे। तो वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते थे जितना सिला हुआ जहाज होगा। वो कम पानी में भी चलेगा और फ्लेक्सिबल भी ज्यादा होगा। ये तूफान वगैरह आएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, मूव करता रहेगा सिला हुआ तो। बट जो फट्टा कील मार के ठोक रखा है,
उसकी तो लचीलापन तो नहीं होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होगी, तो उसकी संभावना ज़्यादा होगी डूबने की। जहाँ कम पानी होगा वो वहाँ भी नहीं चलेगा गाद में। तो यानी कि भारत के पास तकनीक थी नौसेना के मामले में, और इसी को प्रूव किया मरक्कर ने। ये 4 मरक्कर बताए गए हैं, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई है। मोहनलाल जी हैं आपका, बहुत बड़े आपका साउथ के कलाकार हैं मोहनलाल जी, तो उनकी है मरक्कर, द लायन ऑफ अरेबियन सी, यानी कि इन मरक्कर को श्रद्धांजलि देने के लिए। और कमाल की बात देखिए कि आपका जो जमोरिन है वो पुर्तगाल के साथ केवल इन मरक्कर के दम पे क्या कर रहे हैं, खुलेआम नौसैनिक विद्रोह कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिसका एक प्रमाण मैं आपको दे देता हूं। जब 1509 में बैटल ऑफ दीव, दीव कहां है, दमन दीव, गुजरात के तट पर, उसको जीतने के लिए पुर्तगाली अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बट इसी समय जो ये भाग है आपका दीव का, ये क्षेत्र है यानी कि गुजरात, इसी समय क्या हुआ, गुजरात प्लस नीचे से जमोरिन, मिस्र, अफ्रीका यानी इजिप्ट, और प्लस ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर मींस तुर्की साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य। ये सब लोग मिलकर के एक संयुक्त बेड़ा बना लेते हैं, एक गठबंधन बना लेते हैं। किसके खिलाफ, समुद्र में पुर्तगीज के खिलाफ। तो देखिए उसमें प्रमुख भूमिका जमोरिन की भी है। जमोरिन की भूमिका उनके मरक्कर के दम पे है, जो एडमिरल हैं। कुंजली आपको नाम मिल जाएगा, और उनके नाम पे डाक टिकट भी जारी हुई है, और आज उनके नाम पे केरल में म्यूजियम भी है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, एक गठबंधन तैयार करते हैं पुर्तगाल को रोकने के लिए। हालांकि पहली बार तो इनको सफलता मिलती है, बट अल्मेडा का जब पुत्र मारा जाता है पहले युद्ध में, उसके बाद अल्मेडा अपनी पूरी शक्ति के साथ इन सबको हरा देता है, इन सबको परास्त कर देता है। तो इस हिसाब से जो दीव की लड़ाई है, इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई है। निर्णायक इसलिए है कि पुर्तगीज अब तुर्की यानी कि ओटोमन साम्राज्य, इजिप्ट, मिस्र और जमोरिन और गुजरात, इन सबको परास्त कर देते हैं। मीन्स समुद्र की एक बड़ी शक्ति बन जाते हैं। हालांकि जमोरिन को वो पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाते मरक्कर के दम पर। मरक्कर जो है उनको बचाए रखते हैं, वो कोस्टल नेवल डिफेंस उनको देते रहते हैं। परंतु आपका इतना तो तय था कि अब पुर्तगीज क्या हो गए हैं, समुद्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ रहा है यहां तक। उसके बाद आप देखेंगे कि जो जमोरिन है, जमोरिन को जो है कैसे कैसे आपका भारतीय शासकों ने अपने अधीन किया, मतलब, और कैसे जो है जमोरिन का जो अस्तित्व है आपका धीरे धीरे वो समाप्त होता गया। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पुरक्कड़ की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है, पुरक्कड़ की लड़ाई। कब हुई थी, 1755 में। तो फिर आप देखेंगे बैटल ऑफ पुरक्कड़ 1755 में। इस समय त्रावणकोर एक प्रमुख राज्य है, मार्तंड वर्मा। त्रावणकोर एक प्रमुख राज्य है, उसके शासक हैं वर्मा साहब। वो एक प्रमुख शासक के तौर पर उभरते हैं, त्रावणकोर केरल में ही। तो जमोरिन के बगल में त्रावणकोर उभर करके आता है। और जब त्रावणकोर उभर करके आता है तो पुरक्कड़ की लड़ाई में
1755 में जमोरिन को परास्त कर देता है। तो यानी कि जमोरिन कमजोर हो जाता है। बाद में आप देखेंगे मैसूर में हैदर अली उभर करके आते हैं और 1766 में हैदर अली केरल पर अटैक कर देते हैं और जमोरिन को अपने आधिपत्य में ले लेते हैं। तो 1766 में आपका बहुत लंबा समय नहीं बीता, उसके बाद में फिर से इनको अटैक झेलना पड़ता है, ये फिर से कमजोर हो जाते हैं। परंतु जैसे ही आपका मैसूर का पतन होता है, टीपू सुल्तान का पतन होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, और मैसूर जो है आपका सहायक संधि एक्सेप्ट कर लेता है। अब यह निश्चित था कि वो सहायक संधि किस पर ला दी जाएगी? जमोरिन पर ला दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बहाना ढूंढते थे स्वतंत्र राज्यों को परतंत्र बनाने का, उनकी संप्रभुता को हस्तगत करने का। तो उसी दौरान आप देखेंगे कि 1803 में 1798 से 1806 के बीच में कृष्ण वर्मा आते हैं। कृष्ण वर्मा आते हैं और कृष्ण वर्मा जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता कर लेते हैं, और समझौता करने के बाद कंपनी उनको क्या देती है? कृष्ण वर्मा को मालिकाना। मालिकाना मतलब एक प्रकार का भुगतान, और उनकी स्थिति एक जमींदार के तौर पर हो जाती है, यानी कि वो कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन करके रह जाते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में जमोरिन का जो घराना है वो कुछ मंदिरों के ट्रस्टी हैं, क्योंकि आजादी के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने जो राजाओं के विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था, प्रीवी पर्स जिसको हम बोलते थे। तो अब उनकी स्थिति क्या है? मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, स्कूलों के जो ट्रस्टी हैं, उसके तौर पर है, और कुछ एक घरों तक ये सीमित होकर के रह गए हैं। तो देखा आप लोगों ने जमोरिन का कि जमोरिन कौन थे और कैसे उनका पुर्तगीज के साथ संघर्ष हुआ, और कैसे आपका पुर्तगीज के साथ उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष लड़ा, कैसे उनके पास नेवल डिफेंस था, कैसे उनका व्यापार चाइना तक था, और कैसे आपका जो है उन्होंने आपका ट्रावणकोर के साथ संघर्ष किया, फिर हैदर ने उनको अपने हस्तगत किया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तगत किया, और वर्तमान समय में उनकी स्थिति क्या है। तो आप जब पढ़ते हैं तो केवल जमोरिन वर्ड पढ़ करके कि एक उनके साथ गुजराती आपका दुभाषिया था वास्को डी गामा के साथ, वो ट्रांसलेट करता था, और उसके साथ अब्दुल मलिक जैसे, और वो आपका आकर के यहाँ व्यापार करने आए थे। और वास्को डी गामा को आप केवल यात्री समझते थे। वास्को डी गामा यात्री के साथ साथ साम्राज्यवादी विचारधारा को पोषित करने वाला व्यक्ति भी था। कैसे वो मोनोपोली चाहता था। तो जमोरिन समझ में आया? जमोरिन इसलिए मैंने बताया कि आपको जब पुर्तगीज बताऊं तो क्लियर हो जाए कि भाई पुर्तगीज जो है आपका यहाँ कैसे एस्टेब्लिश हुए और किस प्रकार उन्होंने आपका साम्राज्य स्थापित किया, और फिर कैसे उनको डचों ने बाहर खदेड़ा, और कैसे जब डचों ने उनको बाहर खदेड़ा तो पुर्तगीज ने अंग्रेजों से संधि की कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, परंतु आप डचों को भारत में मत रहने दो। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों की डचों के साथ लड़ाई है, अंग्रेजों की फ्रांसीसियों के साथ तो लड़ाई है, पर क्या कोई लड़ाई आपने सुना है कि उनकी पुर्तगीज के साथ है? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्यों पुर्तगीज के साथ उनकी लड़ाई नहीं हुई, क्यों उनकी बाकी यूरोपियन शक्ति के साथ लड़ाई हुई। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद आपका बहुत बहुत क्लास देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।